हेलो साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मिडवाइफरी एंड गायनोकोलॉजिस्ट के नर्सिंग के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो आपके आने वाले सीएचओ और स्टाफ नर्स एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन, विच न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉज स्पाइनल कॉर्ड एनोमलीज। इनमें से कौन से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण प्रेगनेंसी के दौरान स्पाइनल कॉर्ड एनोमलीज हमें देखने को मिलती है बच्चे के अंदर। तो पहला ऑप्शन है कैल्शियम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी फोलिक एसिड। तो आपका आंसर होगा फोलिक एसिड। फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी के कारण बच्चों में हमें स्पाइनल कॉर्ड एनोमलीज देखने को मिल सकती है। बात करें अगर हम कैल्शियम की, अगर किसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर ने कैल्शियम कम लिया है तो उस दौरान उसमें क्या क्या हो सकता है। देखो, पहला तो इंक्रीज रिस्क ऑफ प्रीक्लेम्सिया, मदर के अंदर एक प्रीक्लेम्सिया का रिस्क बढ़ जाएगा। दूसरा, कैल्शियम की कमी के कारण जो बेबी के जो बोन्स हैं वो प्रॉपर रूप से डेवलप नहीं होंगे। बेबी के जो बोन्स हैं वो प्रॉपर रूप से डेवलप नहीं होंगे कैल्शियम की कमी के कारण। दूसरा है आयरन, अगर मान लो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर ने आयरन कम लिया है तो आयरन की कमी के कारण मदर में एनीमिया हो सकता है, और एनीमिया बच्चे में और मदर में बहुत सारी डिजीज़ कोज करता है। आगे हम बात करें जिंक की कमी के कारण मदर में बहुत और बच्चे में दोनों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। अगर बात करें हम बच्चे की, तो जो बच्चा पैदा होगा वो LBW पैदा होगा, प्री टर्म पैदा होगा, LPW पैदा होगा, प्री टर्म पैदा होगा, और जो उसका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ होगा फिटल का, वो इम्पेयर्ड देखने को मिलेगा। तो ये सभी सब्सटेंस की कमी के कारण प्रेगनेंसी में बहुत सारे कॉजेज देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, फॉर ए 6 month प्रेग्नेंट लेडी विच ऑफ फॉलोइंग आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। कि 6 महीने की एक प्रेग्नेंट लेडी है तो उसमें से किस चीज़ को, इनमें से हम किस चीज़ को नहीं देंगे उसको। ऑप्शन ए फोलिक एसिड नहीं देंगे क्या, ऑप्शन बी फेरस सल्फेट, ऑप्शन सी रेटिनॉल, और ऑप्शन डी टिटनस टॉक्साइड। क्या नहीं देंगे इसको, तो बात करें हम फोलिक एसिड की। फोलिक एसिड बहुत ज़रूरी है। फोलिक एसिड ज़रूरी है क्योंकि बच्चे में स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड डिसऑर्डर ना हो तो ये हम इसको देंगे। फेरस सल्फेट भी हम इसको देंगे, एनीमिया की ना हो इसके कारण। टिटनस टॉक्साइड भी हम देंगे। तो क्या नहीं देंगे, रेटिनॉल नहीं देंगे। तो 6 month प्रेग्नेंट लेडी को हम कभी भी रेटिनॉल नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग नॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए फीटस इज बोर्न टर्म, ऑप्शन बी फीटस प्रेजेंट वर्टेक्स, ऑप्शन सी ऑनसेट इज स्पॉन्टेनियस, या ऑल ऑफ देम। तो आपका आंसर होगा ऑल ऑफ देम। सारे ही जो स्टेटमेंट है वो सही है। अगर ये सारे पैरामीटर्स हमें देखने को मिल रहा है तो बच्चे में नॉर्मल डिलीवरी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विकनिंग इज फेल्ट बाय द प्रेग्नेंट वुमेन ड्यूरिंग। एक प्रेग्नेंट महिला है, उसको क्विकनिंग कौन से वीक में फील होती है। क्विकनिंग क्या है, जब पहली बार जो प्रेग्नेंट महिला होती है अपने बेबी के मूवमेंट को फील करती है, उसे क्या बोलते हैं, फील हर बेबी मूव। उसको हम क्या बोलेंगे,
क्विकनिंग बोलेंगे। कौन सा वीक में हमें देखने को मिलेगी? ये 16 से 20 वीक में हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइटनिंग टेक प्लेस एट, लाइटनिंग हमें कब फील होगी या लाइटनिंग कब होगा? तो लाइटनिंग होगा 36 वीक में। लाइटनिंग क्या होगा? लाइटनिंग होगा कि जब बच्चा पेल्विक में जाकर नीचे लोअर सेटिंग में चला जाएगा, यानी कि बेबी सिटिंग लोअर इनटू द पेल्विक, और उसके कुछ वीक के बाद बच्चे की डिलीवरी होना पॉसिबल है। इसी कंडीशन को हम बोलेंगे लाइटनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पूरी कंप्लीट प्रेगनेंसी के दौरान एक महिला कितना वेट गेन करती है? तो 10 to 11 kg, 10 to 11 kg टोटल वेट गेन करती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर 1 kg वेट करती है, सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर 5 kg वेट गेन करती है, और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर भी 5 kg वेट गेन करती है। तो कहने का मतलब है कि टोटल 11 kg वेट गेन करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि सर्विक्स का प्रेगनेंसी के दौरान ब्लूइश डिस्कलरेशन होना ही क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? चैडविक साइन। ऑप्शन आपका राइट होगा, चैडविक साइन। आगे हम बात करें जैकमेयर साइन की। जैकमेयर साइन क्या है? ब्लू और पर्पल कलर ऑफ वेजाइनल म्यूकोसा, ब्लू और पर्पल कलर ऑफ वेजाइनल म्यूकोसा, वेजाइनल म्यूकोसा का ब्लूइश और पर्पल कलर का दिखाई देना क्या कहलाएगा? जैकमेयर साइन कहलाएगा। जैकमेयर साइन हमें देखने को मिलता है 6 से 8 वीक में, 6 से 8 वीक में। आगे हम बात करें हैगर साइन की। हैगर साइन क्या है? जो लोअर यूटेराइन सेगमेंट है वो कैसा होगा? सॉफ्टनिंग होगा, सॉफ्टनिंग होगा, सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूटेराइन सेगमेंट। जो लोअर यूटेराइन सेगमेंट है अगर वो सॉफ्टनिंग होगा तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे हैगार साइन। और हैगार साइन कब देखते हैं हम? 6 to 10 वीक्स में, 6 to 10 वीक्स में हम देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करें गुडल साइन। गुडल साइन सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, जो सर्विक्स है वो कैसी होगी? सॉफ्ट होगी, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, उसको बोलते हैं गुडल साइन। ये भी 6 से 10 वीक में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करें एक और साइन है होसेंडियर साइन। होसेंडर साइन, होसेंडर साइन, होसेंडियर साइन भी कब देखने को मिलेगा? 6 से 10 वीक में देखने को मिलेगा। होसेंडियर साइन क्या होते हैं? जो वेजाइना होती है वो उसमें हमें पल्सेशन फील होता है, पल्सेशन फेल्ट इन वेजाइना, वेजाइना के अंदर हमें पल्सेशन फेल्ट होता है, उसे को हम बोलते हैं होसेंडियर साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इज हेल्पफुल इन द डायग्नोसिस प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को डायग्नोस करने के लिए कौन सा हार्मोन्स हेल्पफुल है? तो जब भी हम डायग्नोस करेंगे प्रेगनेंसी को उसके लिए में हम हेल्पफुल है एचसीजी हार्मोन। एचसीजी हार्मोन्स डिटेक्ट होगा प्रेगनेंसी के अंदर, और एचसीजी का हार्मोन्स अगर डिटेक्ट हो जाता है तो वो कहलाती है प्रेग्नेंट लेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी डिफाइंड एज फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, पूरी प्रेगनेंसी को क्लासीफाई किया गया है ट्राइमेस्टर में, ट्राइमेस्टर में क्लासीफाई किया गया है, ट्राइमेस्टर में क्लासीफाई किया गया है। और यहाँ पूछा गया है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर कितने समय को हम
बोलते हैं? तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं हम 0 से 12 वीक वाले को, 0 से 12 वीक वाले को हम बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ये हो गया फर्स्ट ट्राइमेस्टर। सेकंड ट्राइमेस्टर हम बोलते हैं 12 टू 28 वीक वाले को, सेकंड ट्राइमेस्टर हम बोलते हैं 12 टू 28 वीक वाले को। और ये हमारा क्या है, लॉन्गेस्ट ट्राइमेस्टर है, सबसे बड़ा ट्राइमेस्टर। अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि लॉन्गेस्ट ट्राइमेस्टर कौन सा है, तो सेकंड ट्राइमेस्टर सबसे लॉन्गेस्ट ट्राइमेस्टर है। और थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है 28 से 40 वीक। तो आपके क्वेश्चन ने पूछा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर किसको डिफाइन करेंगे, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर करेंगे 0 से 12 वीक वाले को फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलेंगे, 12 टू 28 वीक वाले को सेकंड ट्राइमेस्टर बोलेंगे, और 28 टू 40 वीक वाले को थर्ड ट्राइमेस्टर बोलेंगे। क्वेश्चन आ जाए कि लॉन्गेस्ट ट्राइमेस्टर कौन सा है, तो लॉन्गेस्ट ट्राइमेस्टर है सेकंड ट्राइमेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है? देखो सारे ऑप्शन राइट है यहाँ पर। हम 10 लूनार मर्थ भी मान सकते हैं, 280 दिन भी मान सकते हैं, 9 कैलेंडर मंथ प्लस 7 डेज भी मान सकते हैं। तो आपका आंसर होगा ऑल ऑफ आर राइट या ऑल ऑफ देम, सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट बाय ए प्रेग्नेंट लेडी शुड बी एट लिस्ट। जो भी प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके द्वारा टोटल कितनी एंटीनेटल विजिट करनी चाहिए, एटलीस्ट कितनी करनी चाहिए? देखो अगर बात करें हम WHO की, तो WHO ने बताया कि टोटल 4 विजिट हमें करनी चाहिए। कब कब करनी चाहिए 4 विजिट? 4 विजिट हमें करनी चाहिए। फर्स्ट कब करनी चाहिए, सेकंड कब करनी चाहिए, थर्ड कब करनी चाहिए, फोर्थ कब करनी चाहिए? फर्स्ट विजिट हमें करनी चाहिए 16 वीक में, 16 वीक की हमारी जब प्रेगनेंसी हो जाए तब। सेकंड कब करेंगे, 24 टू 28 वीक्स में। थर्ड कब करेंगे हम, 8 32 वीक्स। और चौथी कब करेंगे हम, 36 वीक में। तो ये 4 विजिट हमें करनी चाहिए, किसके अकॉर्डिंग, WHO के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हमें 4 विजिट करनी चाहिए। आगे हम बात करें इंडियन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग इंडिया में कितनी टोटल विजिट बताई गई है। इंडिया में टोटल विजिट बताई गई है टोटल 12 से 15 विजिट, टोटल 12 से 15 विजिट हमें करनी चाहिए। और मिनिमम 4, मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल फिटल हार्ट साउंड कैन बी असेस्ड। सबसे पहले हम फिटल हार्ट साउंड कब असेस करेंगे? फर्स्ट सबसे पहले फिटल हार्ट साउंड हम कब असेस करेंगे? तो हार्ट का डेवलपमेंट 8 वीक में कंप्लीट हो जाता है, तो हम 8 से 10 वीक के अंदर फिटल हार्ट साउंड असेस कर सकते हैं। किसके द्वारा, फिटल डॉपलर के द्वारा, फिटल डॉपलर के द्वारा हम असेस कर सकते हैं। और 20 वीक में, 20 वीक्स के अंदर अपन देख सकते हैं फीटोस्कोप के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फीमेल हु हैज़ बिकम प्रेग्नेंट बट नेवर हैज़ गिवन बर्थ टू अ लाइव बेबी इज टर्म। एक ऐसी महिला है जो प्रेग्नेंट है। ऑप्शन ए नल्लीपेरा, ऑप्शन बी नल्ली ग्रेविडा, ऑप्शन सी मल्टीपेरा, ऑप्शन डी प्राइमी ग्रेविडा। तो आपका आंसर होगा इसमें नल्लीपेरा। ऐसी महिला जो प्रेग्नेंट है लेकिन किसी अलाइव बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, इस कंडीशन को हम बोलेंगे नल्लीपेरा। यही बात कर रहे हैं हम नल्ली ग्रेविडा की। तो नल्ली ग्रेविडा मतलब होती है कि एक महिला जो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। नल्ली ग्रेविडा का मतलब होता है एक ऐसी महिला जो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। अगर हम बात करें मल्टीपेरा का, तो मल्टीपेरा का मतलब होता है एक महिला जो मोर देन
प्रेगनेंसी आफ्टर विजिबल पीरियड। और प्राइमी ग्रेविडा, प्राइमी ग्रेविडा का मतलब होता है ऐसी महिला जो पहली बार प्रेग्नेंट हुई है, ऐसी महिला जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेजाइनल डिस्चार्ज ड्यूरिंग फर्स्ट 2 days आफ्टर प्रेगनेंसी। द वेजाइनल डिस्चार्ज ड्यूरिंग फर्स्ट 2 days आफ्टर प्रेगनेंसी इज नोन एज, क्या कहते हैं हम, यानी कि प्रेगनेंसी के दूसरे दिन वेजाइनल डिस्चार्ज होना क्या कहलाता है। देखो, वेजाइनल डिस्चार्ज आफ्टर प्रेगनेंसी, इसको हम बोलते हैं लोचिया, लोचिया बोलते हैं। इसको हम क्लासिफाई करें तो इसको याद रखने का है रस्सा, RSA, रस्सा। रस्सा मतलब होता है लोचिया, रूब्रा, सीरोसा और एल्बा। फर्स्ट ये जो लोचिया होता है वो वेजाइनल डिलीवरी के 14 to 15 days तक डिस्चार्ज होता है। आगे हम बात करें इसकी कि फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, यानी कि 1 से 3 दिन तक डिस्चार्ज होने की कंडीशन को बोलेंगे रूब्रा। 4 से 10 दिन तक डिस्चार्ज होने की कंडीशन को बोलेंगे सीरोसा। और एल्बा के अंदर डिस्चार्ज होगा 11 से 14 दिन तक, यानी कि टोटल कितने दिन तक होता है, 14 से 15 दिन तक होता है। तो फर्स्ट 3 days को हम बोलेंगे रूब्रा, 4 to 10 days वाले को बोलेंगे सीरोसा और 11 to 14 days वाले को बोलेंगे सीरोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग EDD, एक्सपल्सन डेट ऑफ डिलीवरी। एक्सपल्सन डेट ऑफ डिलीवरी को निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो कौन सा है। तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये वाला, फर्स्ट डे ऑफ LMP प्लस 9 month प्लस 7 days। कैसे निकालते हैं EDD, जैसे मान लो एक महिला है, उसकी जो LMP है वो 12 अगस्त सन 2014 है। अब हम इसकी क्या निकालनी है, EDD निकालनी है। तो EDD निकालनी है, इसकी डेट हम लिख देंगे। LMP की डेट क्या है, 12 अगस्त सन 2014 है। इसका EDD निकालना है। तो EDD निकालने का सूत्र क्या है हमारे पास कि जो 12 अगस्त में हम क्या करेंगे, 9 मंथ ऐड करेंगे, 9 मंथ ऐड करेंगे। और जैसे 9 मंथ ऐड करेंगे तो इसकी डेट क्या आ जाएगी, 12 मई सन 2025 आ जाएगी। इसकी डेट 25 आएगी। अब क्या कर देंगे हम, प्लस 7 डे ऐड कर देंगे। और जैसे हम 7 डे ऐड करते हैं तो इसका जो EDD वो हमारे पास निकल के आ जाएगा, यानी कि EDD क्या है इसका, 19 मई सन 2025। तो इसका EDD हमारे को निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अमाउंट ऑफ कैल्शियम रिक्वायर्ड फॉर ए वुमन। एक महिला को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितना कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है। तो प्रेगनेंसी की हम बात करें तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 1000 mg पर डे कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है। और अगर बात करें, ये तो हो गया प्रेगनेंसी का, लेकिन अगर मान लो मदर कैसी है, लैक्टेटिंग मदर है, यानी कि लैक्टेटिंग मदर है, तो लैक्टेटिंग मदर के लिए रिक्वायरमेंट है 1200 mg पर डे, यानी कि 1200 mg पर डे के हिसाब से उसको कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एंटीडोट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। तो मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट
क्या है? तो जब भी हम MgSO4 लगाएंगे, मैग्नीशियम सल्फेट लगाएंगे, तो हमेशा हमारे पास क्या होना चाहिए? कैल्शियम ग्लूकोनेट 10% होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी इन इंडिया? भारत के अंदर सबसे ज़्यादा मदर जो मोर्टेलिटी होने वाली कंडीशन है वो कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा मदर्स की जो डेथ होती है हेमरेज के कारण। डिलीवरी के समय जो ब्लीडिंग होती है और उस ब्लीडिंग के अंदर जो ब्लड का लॉस होता है और लॉस के कारण जो हेमरेज होता है उसी के कारण सबसे ज़्यादा मौत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीडिंग आफ्टर 24 आवर्स ऑफ वेजाइनल डिलीवरी इज कंसिडर्ड एज पोस्टमार्टम हेमरेज। यानी कि 24 घंटे के बाद वेजाइनल डिलीवरी के बाद कितना ml ब्लड लॉस होगा जिसको हम क्या करेंगे? पोस्टमार्टम हेमरेज में कंसिडर्ड करेंगे। कंसिडर्ड करेंगे। तो बात करें अगर मान लो वेजाइनल डिलीवरी हुई है तो वेजाइनल डिलीवरी के बाद जो ब्लड का लॉस है मोर देन 500 ml है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? पोस्टमार्टम हेमरेज बोलेंगे। तो अगर यही बात करें हम सिजेरियन सेक्शन हुआ है और सिजेरियन सेक्शन के अंदर ब्लीडिंग होती है मोर देन 1000 ml तो उस कंडीशन को हम क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे पोस्टमार्टम हेमरेज। और वहीं हम बात करें सिजेरियन स्ट्रेक्टोमी हुई है और इसमें ब्लीडिंग का जो लॉस होता है मोर देन 1500 ml है तो उस कंडीशन को हम क्या करेंगे? पोस्टमार्टम हेमरेज के अंदर कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, पेनफुल मैस्चुरेशन इज टर्म एज। अगर किसी महिला को पेनफुल मैस्चुरेशन हो रहा है यानी कि ड्यूरिंग मैस्चुरल पीरियड में पेन हो रहा है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? पेनफुल मैस्चुरेशन ऑल्सो नोन एज डिसमेनोरिया। क्या बोलेंगे? डिसमेनोरिया। यही हम बात करें मेनोपॉज की तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टॉप हो जाना क्या कहलाएगा? मेनोपॉज कहलाएगा। यानी कि अब आगे से किसी भी महिला में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा उस कंडीशन को हम बोलेंगे मेनोपॉज, जो 45 टू 55 ईयर की एज में महिलाओं में देखने को मिलता है। आगे हम बात करें मेनोर्जिया क्या होगा? हैवी और प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग। किसी भी महिला में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हैवी और प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग हो रही है उस कंडीशन को हम बोलेंगे मेनोर्जिया। वैसे नॉर्मली किसी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल में 50 ml ब्लीडिंग होती है लेकिन अगर मेनोर्जिया की कंडीशन है इसमें मोर देन 80 ml आपको ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करें अगला क्वेश्चन, रिडक्शन इन द मोबिलिटी ऑफ स्पर्म इज नोन एज। यानी कि स्पर्म के अंदर मोबिलिटी रिड्यूस है उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? तो रिडक्शन ऑफ मोबिलिटी ऑफ स्पर्म इज नोन एज एस्थेनोस्पर्मिया। वहीं बात करें हम एस्पर्मिया मतलब इट इज़ द कंप्लीट लैक ऑफ सीमन। यानी कि सीमन का फॉर्मेशन ना होना एस्पर्मिया कहलाएगा। वही हम बात करें एजोस्पर्मिया की बात करें तो लैक ऑफ स्पर्म सेल
इन सीमन, सीमन के अंदर स्पर्म सेल का ना होना क्या कहलाएगा, एजोस्पर्मिया। किसी व्यक्ति में सीमन का ही ना निकलना क्या कहलाएगा, एस्पर्मिया। और सीमन के अंदर स्पर्म सेल का ना होना क्या कहलाएगा, एजोस्पर्मिया। सेम वही बात करें हम टेट्राटोजोस्पर्मिया। टेट्राटोजोस्पर्मिया का है एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो 70% जो स्पर्म होता है सीमन के अंदर वो मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मल होता है। 70% जो स्पर्म होता है वो एबनॉर्मल होता है। मॉर्फोलॉजिकल क्या होता है, एबनॉर्मल होता है। इस कंडीशन में बोलेंगे टेट्राटोजोस्पर्मिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, पैप स्मीयर इज यूज्ड फॉर ए स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर। पैप स्मीयर हम किसके लिए करते हैं, पैप स्मीयर हम करेंगे सर्वाइकल कैंसर के लिए। किसके लिए करेंगे हम, सर्वाइकल कैंसर के लिए। अगर हमें एंडोमेट्रियम कैंसर को डिटेक्ट करना है तो उसके लिए हम करेंगे एंडोमेट्रियल बायोप्सी। एंडोमेट्रियल बायोप्सी करेंगे तो बायोप्सी के द्वारा हम इसको देख सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करना है तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए हम करेंगे मेमोग्राम। क्या करेंगे, मेमोग्राम। वही हम बात करें ओवेरियन कैंसर, तो ओवेरियन कैंसर के लिए कोई स्पेशल नहीं है। इसके जो सिम्टम्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम ओवेरियन कैंसर को असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ़िकल्ट लेबर इज नोन एज। लेबर में डिफ़िकल्टी होना क्या कहलाएगा, डिफ़िकल्ट लेबर इज नोन एज डिस्टोसिया। वही डिप्सिनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, डिस्पेप्सिया, इंडाइजेशन और डिस्फेजिया, डिफ़िकल्ट स्वॉलोइंग, निगलने में प्रॉब्लम होना क्या कहलाएगा, डिस्फेजिया कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एट टर्म के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा कितनी होती है। तो नॉर्मल जो एटर्म होता है उसकी मात्रा होती है 600 से 800 ml। कितना होता है, 600 से 800 ml। वहीं हम देखें कि जो 12 वीक में एमनियोटिक फ्लूइड होगा वो होगा 50 ml। 12 वीक में क्या होगा, 50 ml। 20 वीक में क्या होगा, 20 वीक में होगा 400 ml। वहीं 36 टू 38 वीक में एमनियोटिक फ्लूइड होगा 800 से 1000 ml। एटर्म होगा 600 से 800 ml। और अगर बात करें पोस्ट टर्म की तो पोस्ट टर्म एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा होगी 200 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट कोर्स ऑफ ओरल पिल शुड बी स्टार्टेड ऑन द डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के कितने दिन के बाद हमें ओरल पिल स्टार्ट करनी चाहिए। तो ओरल पिल हमें स्टार्ट करनी है 5वें दिन। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको दोबारा न्यू क्वेश्चंस के साथ। तो आप हमारे चैनल को लाइक करो, फॉलो करो और शेयर करो। थैंक यू सो मच।